नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मेरे साथ हैं विजय कुमार सर, जो केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति भवन में प्राथमिक शिक्षक हैं, और आज आपके साथ वो अपनी यात्रा को साझा करेंगे। तो सर, आप मुझे बताइए कि आपने KVS कब ज्वाइन किया था? सितंबर 2014 में KVS मैंने ज्वाइन किया था, और उससे पहले की अगर बात करें तो लगभग 3-4 महीने पहले इंटरव्यू हुआ था। मई में इंटरव्यू हुआ था आपका? दिल्ली में ही हुआ था? दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था। तो सर, इंटरव्यू में जैसे आप गए थे तो क्या पूछा गया था आपसे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में क्या पूछा गया था उससे पहले मैं बताऊं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू हुआ था लगभग पूरा दिन बीतने के बाद शाम को। ओहो। तो एक बहुत ही दिल में गुड़गुड़ाहट और बड़ी ही एक स्ट्रेस बढ़ गया था मेरे लिए। क्योंकि जब हम इंटरव्यू देने कहीं जा रहे हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारा नंबर पहले आ जाए या दूसरा आ जाए, ताकि समय ना ज्यादा बीते। पर जैसे जैसे घड़ी की मैं समय देख रहा था तो सुबह से लेके शाम तक, और जो मेरा इंटरव्यू हुआ था विवेक जी, हुआ था शाम को 4:30 बजे। अरे वाह, तो 9 बजे सुबह बुला लेते हैं? बिल्कुल 9 बजे बुला लिया था उन्होंने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो उनका काम होता है, जो प्रोसेस होता है वही संगठन में, तो उनका वो पूरा होने के बाद हमें बोल दिया कि अब आपको इस रूम के बाहर रहना है और इस रूम के बाहर आपका इंटरव्यू होना है, आपका ये इंटरव्यू बोर्ड नंबर है। तो 9 से 4 के बीच में आपने कुछ खाया? 9 से 4 के बीच, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हमने तब खाया जब हमें बताया गया कि अभी लंच टाइम है। तो अभी सारे जो इंटरव्यू वाले हैं वो जाएंगे लंच के लिए, तो आपके पास 1 घंटे का समय रहेगा। उस समय में आप बाहर जाइए और मैं खा पी के आइए। मैं तो अपने इंटरव्यू के समय लंच ही नहीं कर पाया, कुछ नहीं, घबराहट में कुछ भी नहीं खा पाया था। जी बिल्कुल, मेरी माताजी ने मुझे कुछ खाने के पराठे वगैरह दिए थे, बोले कि अगर समय मिले तो खा लेना, तो मैंने वही किया। तो लगभग हमें 2:30 बजे करीब बोला गया था। कौन से पराठे थे आपके पास? नॉर्मल हमारे माताजी ने सिंपल से जो आलू पराठे थे? आलू पराठा नहीं बनाए थे, सिंपल से जो पराठे बना दिए थे और अचार रख दिया था। तो बोला था कि जब समय मिले तो खा लेना। ये एक माता का प्यार स्नेह रहता है कि वो चाहती है कि पराठा वगैरह लेकर गए थे, पता चला पराठा दही खाकर अच्छे से गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बड़ा यादगार दिन था। और जब समय घड़ी में हुआ 4:30 बजे, तो ठीक मेरे से पहले जो इंटरव्यू दे के आया था लड़का, तो हर बार मैं पूछ ही रहा था, क्योंकि एक जनरल हमर में होती है जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो दे चुके हूँ, एक बार ये रहता है मन में कि आपसे क्या पूछा, आपने क्या बताया। तो हुआ क्या कि फिर जब मेरे से जो लगातार जो जा रहे थे बच्चे, तो मैं पूछ रहा था कि भाई आपसे क्या पूछा, तो लगभग एक थोड़ा सा मेरे पास पूरा क्वेश्चनर तैयार हो गया कि अच्छा ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। कुछ मेरे को पहले से ही थोड़े से आइडिया था, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी या कुछ अनुभवी लोगों से मैंने बात की थी। तो कुछ मैंने फिर मुझे कुछ नए प्रश्न मिले। तो जब फिर मेरा समय आया तो फिर जो मेरे से बच्चा जो मेरे से पहले था, तो उसने मुझे कहा कि भाई घबराना नहीं है, और बिल्कुल नॉर्मल तरह से इंटरव्यू हो रहा है, और आप थोड़ा सा ना अपना साइंस मैथ और हिंदी को देख लेना, ऐसा वो कह के चला गया। अब क्या हिंदी और साइंस मैथ देखेंगे लास्ट टाइम पर? हाँ बिल्कुल। तो मेरे मन में भी ये सवाल आया था विवेक जी के, क्योंकि जो सामने इंटरव्यू ले रहे हैं वो लगभग वो भी 9 बजे ही पहुंच गए होंगे इंटरव्यू लेने। और हम ऐसा मतलब जनरली हम मानते हैं कि एक व्यक्ति ही तो है, मशीन तो नहीं थकेगी, पर मानते हैं कि व्यक्ति है तो शाम तक थोड़ा सा सेम चीजें पूछ के उब जाते हैं। सही बात है, वो भी चाहेंगे कि जल्दी से निपट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे मन में भी ना एक सच में एक बात ये जो मुझे एक खा रही थी कहीं ना कहीं, कि कभी विजय ऐसा ना हो जाए कि ये तुम्हारा सिर्फ इंटरव्यू नाम मात्र के लिए हो। तो इंटरव्यू शुरू हुआ, तो फिर जैसे आप पूछेंगे तो जो एक नॉर्मल जो जेस्चर होता है, मे आई कम इन और अब सिट डाउन, जब तक तो आप एंट्री की, आपको बोला कि अब बैठिए। जी। फिर आपको पूछा गया होगा अपने बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं डॉक्यूमेंट की मेरी फाइल थी, मैंने परमिशन लेके टेबल पे उनके रख दी। और सबसे जरूरी जो बात है, चाहे वो पुरुष की बात करें महिला वर्ग की बात करें, तो आप थोड़ा फॉर्मल में जाइए। फॉर्मल में जाइए, पेन लगा हो, ठीक है, और प्रॉपर आपको दिखना चाहिए, क्योंकि वो आपके जो वहां पे बैठे होंगे उनमें से कोई कहीं ना कहीं आपके एक पर्सनैलिटी चेकर भी एक बैठे होंगे। फिर आपको बिठाया गया, फिर उसके बाद फिर आपसे क्या प्रश्न हुए? मेरे लिए जो पहला प्रश्न था वो ये था कि आप केवी के बारे में क्या जानते हैं। एक क्वेश्चन कि केवी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप केवी के बारे में जानकारी इकट्ठा करके प्रिपेयर होकर के जाइए, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे थोड़ी जानकारी थी, ज्यादा तो जानकारी नहीं थी, तो थोड़ी जानकारी थी, तो मुझे बस जो मोटा मैं जवाब दे पाया। उसके बाद वो उन्होंने ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए उन्होंने मेरे से 4 हिंदी की वर्तनी लिखवाई थी। अच्छा 4 मुझसे हिंदी की वर्तनी लिखवाई थी। वहीं पीछे ही बोर्ड था, चौक थी, डस्टर था, तारीख पहले से डली हुई थी, क्योंकि शायद पहले जो पिछले बच्चे गए होंगे तो उन्होंने डाली होगी। तो वो मेरे से उम्मीद कर रहे थे कि मतलब मैं भी तारीख डालूंगा, या फिर क्योंकि वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ था विषय,
हाँ। प्रकरण, कालांश, ठीक है, कालांश, कुल बच्चे। हाँ। तो कुल बच्चे हमने जो हमारे इंटरव्यू वाले थे उन्हीं को मान लिया और अपना वो कालांश वगैरह लिखकर कुछ भी लिख सकते हैं वो तो हम कालांश में। तो ये कुछ ये बारीक चीजें हैं डेमो क्लास में, आप ध्यान रखिएगा, जो कि जिसे कहते हैं ब्लैक बोर्ड मैनेजमेंट। तो आप ध्यान रख रहे हैं कि आप जो डेमो क्लास में इस बार तो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है, डेमो हो गया है जी। तो आपको ये सब तो काम करने ही है कि कालांश लिखना है, कुल उपस्थित बच्चे, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, और ये डेट, विषय, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप पहले लिखेंगे और टॉपिक लिख करके क्या टॉपिक है उसके बाद आप शुरू करेंगे। बिल्कुल। फिर क्या हुआ था सर आपके साथ? तो मेरे से उन्होंने हिंदी में पहले वर्तनी लिखवाई थी 4। फिर उसके बाद उन्होंने एक पोएम मेरे से कहा था कि क्या आप एक हिंदी या इंग्लिश में कोई पोएम कर सकते हैं, रिसाइट करने के जी, लिए। रेसिटेशन पोएम उसको कहते हैं। हाँ। कविता वाचन। तो मैंने कहा सर आप मुझे किसी बताएंगे या फिर मतलब मुझे ही कोई बुक रखी थी टेबल पे, एक बात तो बताऊं। हाँ। तो जो जितनी भी जो एनसीईआरटी की बुक है प्राइमरी लेवल में, ठीक है ना, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन और गणित, तो इनका जरूर आप गूढ़ एक अध्ययन जरूर कर लें। हाँ। किस पार्ट में क्या कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे से क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था पहले अपने आसपास में, जो मेरे गली के बच्चे थे मैं उनको फ्री एजुकेशन के रूप में अपने पढ़ाया करते थे। तो मुझे कविता वाचन के बारे हाँ में, जी, मेरे से कविता वाचन थे। कौन सी कविता आपने सुनाई? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल नहीं नहीं, ये तो नहीं सुनाई थी। एक पहली कक्षा में ही है, 6 साल की छोकरी, अच्छा, ठीक है, वो मैंने उसमें सुनाई थी। अच्छा, भर के लाई टोकरी करके था, और पूरा वो, क्योंकि अगर आप देखिए, हाँ एक चीज और बता रहा हूँ विवेक जी, अगर आप कविता वाचन कर रहे हैं तो आप एक जगह खड़े होके या बैठकर नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको पूरे हाव भाव में बिल्कुल आपको दिखाना पड़ेगा, आपको वो गेस्चर है जी, उसको दिखाना पड़ेगा। वो कविता में आने वाले शब्दों का आपके एक्शन में जो मूव होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं, यहाँ पे कविता वाचन है। हाँ। तो जब कविता होनी है तो पूरा आपके एक्शन, जब क्योंकि आपको उछलना पड़े तो आप उछलिए, हाँ। अगर लिखा है बैठिए तो आप बैठ भी जाइए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, जो सर कह रहे हैं कि आप एक छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो उनको इस तरह से एंटरटेन करना पड़ेगा, कि आपको उस तरह से एंटरटेन करना पड़ेगा कि ताकि उन्हें उसमें इंटरेस्ट आए। तभी सर जो बात कह रहे हैं कि आपको उछलना पड़े तो उछलिए, तो ऐसे खड़े होकर के नहीं हम तो पढ़ लिख करके आए, हम तो ऐसे अपने चौड़ में जो रहते हैं वैसे नहीं करना होगा। फिर सर आपसे और क्या कहा गया? आपने इंग्लिश पोएम भी रिसाइट की थी? नहीं, उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि कोई भी आप इंग्लिश या हिंदी की कविता कर दीजिए। बाकी मैं तैयार करके लेकर गया था, अंग्रेजी की भी और इंग्लिश की भी। तो आप पहले से तैयार रहिएगा, इंग्लिश की पोयम, हिंदी की पोयम, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पर्यावरण अध्ययन पे क्वेश्चन करे थे। हाँ। उन्होंने मेरे से कुछ बांध पूछे थे। अच्छा, कुछ, क्योंकि कौन सा बांध कहाँ पर जी, है? उन्होंने 2-3 ही नाम पूछे थे। हीराकुंड पूछा था, नागार्जुन पूछा था। उसके बाद उन्होंने फिर चेंज कर दिया था टॉपिक। उन्होंने फिर वो टॉपिक चेंज करके वो आगे आपके कि कितने सौर मंडल में ग्रह हैं, अच्छा, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो मतलब प्राथमिक शिक्षक के रूप में जो आपका क्वेश्चंस का लेवल होता है जी, वो क्लास 5 तक के बच्चे, 5 क्लास, क्योंकि क्लास 5 में जैसे कि मैं पर्यावरण अध्ययन भी मैंने पढ़ाया अभी इसी सत्र में। तो उसमें भी हमने बच्चों को, जो सुनीता इन स्पेस करके एक चैप्टर है, उसमें हमने बच्चों को पूरा जो सोर्स, जो सिस्टम होता है हमारा, सभी ग्रहों के बारे में, कौन सा बड़ा है, कितना बड़ा है, किसको नीला ग्रह, किसको लाल ग्रह वगैरह वगैरह सब हमने उनको बताया। तो यानी कि ऐसा मान के चलते हैं कि आपको भी वो सब बताना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जैसे कि आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसमें भी क्रिएटिविटी देखते हैं लोग कि कैसे आप क्रिएटिव ढंग से बच्चों को बता पा रहे हैं कि उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है। जी जी जी। तो आपने इसके बाद और क्या कहा उन्होंने सर? एक उन्होंने, जब मेरा ये हो गया था, उन्होंने ग्रहों के बारे में पूछा था। तो उसके बाद उन्होंने सिंपल मुझे बोर्ड पे कुछ अंक दिए थे, दशमलव अंक थे वो, और कहा था कि उसी को घटाना है और उसी को ही जोड़ना है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बड़ा ही मेरे लिए भी, जब आप एकदम दशमलव सुन के तो हम थोड़ा जनरली थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि मेरा जो वो गणित वाला जो बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो फिर जब मुझे बोला कि इसे ही घटाना है, इसे ही जोड़ना है, तो मैं थोड़ा सा जोड़, पर वो मैं क्योंकि सिंपल था तो वो हमने कर दिया जी। घबराए लेकिन उसको कर दिया था। ठीक है। तो जिनकी गणित कमजोर है, जिनका मैथ्स कमजोर है, तो वो इस बात को लेकर घबराए नहीं कि मैथ्स कमजोर है, वो हो जाएगा, आराम से आप कर सकते हैं। फिर सर उसके बाद
फिर से उन्होंने मुझे कुछ क्लासरूम सिचुएशन पे 2-3 सवाल पूछे थे, जैसे कि आपकी जो कक्षा में कुछ अगर एक या दो ऐसे बहुत ज्यादा उदंडी बच्चे हैं या जो इनडिसिप्लिन बच्चे हैं, जिसको आजकल हाइपर एक्टिव बच्चा बिल्कुल बिल्कुल है ना, हाइपर एक्टिव या एडीएचडी वाली कैटेगरी में भी डाल देते हैं। हाँ, तो उनके लिए आप एडीएचडी आप समझ रहे होंगे, अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम वाला जो है। जी जी जी। हाँ, तो उन्होंने पूछा था कि आप ऐसे बच्चे के लिए क्या क्या करेंगे। हाँ। तो देखिए, मुख्य रूप से अगर मैं आपको बताऊं, जो इस तरह के बच्चे होते हैं जिनकी जो एडीएचडी वाले कहें या जिनको थोड़े से ब्राइट लर्नर भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो ब्राइट लर्नर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि उनका क्या होता है, जनरली वो अपना काम करके और अन्य बच्चों में या किसी दूसरे एक्टिविटी में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सभी की बात नहीं कर रहा हूं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते ही हैं। तो ऐसे बच्चों को हमेशा, जैसे अगर कोई ब्राइट लर्नर है, हम उसको एडीएचडी नहीं बोलेंगे, हम उसको ब्राइट लर्नर बोलते हैं। तो अगर वो ऐसा लर्नर है तो कम से कम उसका जो प्रॉब्लमेटिक जो लेवल है उसको जरूर पहचानिए आप। अच्छा, क्योंकि वही उनका जानना था मुझे। तो फिर आपसे पूछा कि आप इस क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन जी, में? तो मैंने ये रिप्लाई किया था कि श्रीमान, मैं उनके लिए ये कोशिश करूंगा कि जब ऐसा कोई बच्चा है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको कार्य दिया जाए, और कुछ ऐसे 1-2 प्रश्न जरूर दिए जाए जो कि उसको चैलेंजिंग लगे। अच्छा। क्योंकि जब तक ऐसे जो बच्चे होते हैं, जब तक वो चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब तक वो चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तो वो दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो ही नहीं पाते हैं। क्योंकि उनके लिए ये स्वयं के लिए हो जाता है कि जब तक मैं ये जो कहते हैं ना पहाड़ पार ना करूं तो अगले पहाड़ पे नहीं जाऊंगा। दोस्तों, सर ने जो बात कही कि मैंने उनसे ये कहा कि उसको ऐसे काम में इंडल्ज करूंगा ताकि वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, आपको 1 मिनट में शेयर करता हूँ कि एक आदमी को जिन्न मिला और उस जिन्न ने कहा कि भाई अब तुम मेरे आका हो, जो चाहो सो कहो। तो आदमी जब भी कहता था कि भाई तुम ये काम कर दो, वो 1 मिनट के अंदर करके आ जाता था। तुम वो काम कर दो, तुम पहाड़ तोड़ दो, तुम लकड़ियाँ काट दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तो वो करके आ जाता था बार बार। अब फिर आके कहता था कि अब बताओ, मुझे काम दो, नहीं तो काम दो वरना मैं तुम्हें खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खाऊंगा। तब वो आदमी परेशान हो गया कि अब इसको क्या काम दें। बिल्कुल, समझ गया मैं। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि देखो, ये जो खंबा है, इतना लंबा खंबा है, इसी पर तुम चढ़ो उतरो जब तक से कि मैं दूसरा काम नहीं करता हूं। तो दोस्तों, आप जब छोटे बच्चों के साथ जाएंगे तो वो एक जिन्न नहीं, कई जिन्न रहेंगे जो बार बार कहेंगे सर मेरा काम हो गया, सर मेरा काम हो गया। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी। तो अब आपको उसमें लगाना पड़ेगा, वरना वो हमेशा आपको पूछते रहेंगे और आपका सर खाते रहेंगे। जी बिल्कुल। जो आपने कहा ना मेरा काम हो गया, तो इस तरह का अनुभव जब मेरी पहली पोस्टिंग थी, चेन्नई में था मैं। अच्छा। तो वहां पे जनरल बच्चे जो है हमारे मैक्सिमम अंग्रेजी क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम। उनका मतलब जो बात करने का है, मतलब चाहे वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, जब किसी दूसरे पर्सन से बात करते हैं जो उनकी लैंग्वेज का नहीं है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश ही यूज करते हैं। तो वो बच्चे कहते हैं सर आई हैव डन सर, आई हैव डन सर, आई हैव फिनिश सर। तो अब मुझे सोचना पड़ता था कि अगर इसने कर लिया है तो मेरे को क्या काम देना है। फिर मुझे कहीं ना कहीं वो अपना इंटरव्यू वाला दिन याद आता था, क्या क्वेश्चन अच्छा, क्योंकि सर ने जो मुझसे पूछा था, जो सर वहां पे बैठे थे इंटरव्यू बोर्ड में, उनका क्वेश्चन आज वो मेरे लिए रियलिस्टिक हो गया था। तो वो इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी जो आपको जो इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाएंगे ना, आप ये समझ के चलिए वो कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाले हैं लाइफ में। दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही सर ने कि आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है और आई हैव डन सर वाला क्वेश्चन आ सकता है। इससे एक नया प्रश्न उभर के आता है कि सर आपने कहा कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और आपकी पोस्टिंग दी गई चेन्नई, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम था। तो अभी हमारे उन दर्शकों को बताइए कि जब भाषा की कितनी समस्या है और क्या इंग्लिश और हिंदी जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है तो मैं तो कहूँगा कि आप उसको अपनी विफलता ना समझें। हाँ, ठीक है। आप उसको विफलता समझेंगे तो आप नई चीजें नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि अगर देखिए, भाषा जो है वो एक आपकी स्किल है, कौशल है, तो उसको आप कैसे सीख पाएंगे? भाषा को सीखने के लिए 4 आयाम आपने देखे होंगे, लिखना, पढ़ना, बोलना और सीखना। इन चारों में से सुनना जो इन चारों में से जो LSRW, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होगा LSRW की फुल फॉर्म भी। तो आप ये मान के चलिए, अगर वो उनकी सबकी क्लियर है तो वो एक भाषा में संपन्न हो जाता है। बट जो बिल्कुल हिंदी भाषी होते हैं या दूसरे बिल्कुल जो इनकी भाषा संबंध है ही नहीं, तो मान के चलिए कि वहां पर आपको समस्या आएगी। तो आपको वो समस्या का निवारण ऐसे करना होगा जैसे मैंने किया
क्या किया आपने? मैंने वहीं के बच्चों से, हाँ। जैसे मान लीजिए मुझे जब हिंदी में पढ़ा रहा था, हाँ। जब मैं चेन्नई में था, हाँ। तो मैं हिंदी पढ़ा रहा था, तो मैंने जो मुझे हिंदी के कुछ शब्द थे तो मैं कक्षा से ही शब्द ले रहा था। अच्छा। दीवार, पंखा, हाँ। दरवाजा। तो बच्चों को दरवाजा नहीं पता है, हाँ हाँ। बच्चों को डोर पता है। अच्छा। हाँ और मुझे उनको दरवाजा सिखाना है। हाँ हाँ हाँ। तो बच्चे ने मुझे बोला सर इट्स अ डोर। मैंने कहा यस इट्स अ डोर बट इट इज इन हिंदी दरवाजा। सुन लिया आपने कि आपको हिंदी को भी अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए इतनी अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए कि आप उसको हिंदी में पढ़ा सके, हिंदी को अंग्रेजी में पढ़ा सके, दरवाजा को आप जान सके, पंखे को जान सके। इतनी तो सबको आती है, अपने रिटन एग्जाम पास किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि आप ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो या फिर आप शशि थरूर की तरह इंग्लिश बोलें, श्री शशि थरूर की तरह इंग्लिश बोलें। बस आपको इतनी आनी चाहिए कि आप अपनी बात को कन्वे कर लें। तो इसलिए इंग्लिश को लेकर के डरिए मत। क्योंकि देखिए अगर आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ना है, हाँ। तो मान के चलिए आपको इन 2 भाषाओं पे तो धीरे धीरे अपनी कमांड बनानी ही पड़ेगी। सही। क्योंकि जो हमारे कुछ ऐसे भाई और बहन ऐसे भी हो सकती हैं जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और हिंदी एकदम कमजोर है। बस कमजोर नहीं कहेंगे, बस काम चला हुआ व्यवहारिक हिंदी है। हाँ। उनको हिंदी के 4 शब्द अगर लिखने दे जाए तो इंग्लिश में तो लिख सकते हैं वो, बट कहीं ना कहीं हिंदी में मिस्टेक कर देंगे। नुक्ता कहाँ आएगा, रा की मात्रा कहाँ आएगी और जाग में नुक्ता आएगा नहीं आएगा। मेरे साथ एक केरला के सर थे जी, तो उनको ये बड़ी समस्या होती थी। वो सिर्फ मुस्कुरा के रह जाते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने उस एफर्ट लगा करके हिंदी को सीखना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदी को सीखने का सबसे अच्छा माध्यम मैंने उनको बताया था कि आप हिंदी फिल्में देखिए ताकि आप कम्युनिकेट कर जी पाएं। जी जी। फिर उन्होंने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ सर आपके इंटरव्यू में? तो इंटरव्यू में जैसा पर्यावरण अध्ययन के बाद फिर हमारे इस गणित के थे कुछ क्वेश्चन उन्होंने मुझे ऐसे ही जनरल पूछा। और एक क्वेश्चन जो मैं अगर आपको बताऊं जो कि हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए, उन्होंने थोड़ा सा राजनीतिक क्वेश्चन पूछा मेरे से। अच्छा। राजनीतिक क्वेश्चन ऐसा क्योंकि जो मेरे इंटरव्यू की डेट थी वो थी 15 मई 2014। अरे वाह। और फिर जो इंटरव्यू में थे एक, उन्होंने मेरे से पूछा कि विजय जी कल का दिन क्यों विशेष है? तो अब मान के चलिए न्यूज़पेपर तो हम डेली पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता है इंटरव्यू है तो कहीं से भी कुछ भी चीजें बन सकती है। तो यानी कि एक व्यवहारिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है कि आसपास में हो क्या रहा है। तो एक श्रीमान जी ने पूछा मेरे से कि विजय जी कि कल का जो दिन है यानी कि 16 मई 2014 शपथ ग्रहण, हाँ, वो क्यों है विशेष? तो मैंने कहा कि अच्छा कुछ देर के लिए मैं सर कल का दिन सर, अब मैं तारीख बोलता तो शायद ये तो बहुत जनरल सा आंसर हो गया। क्योंकि वो जानना चाह रहे थे विशेष क्यों है। अच्छा जस्ट मैंने 1-2 दिन पहले ही समाचार पत्र में पढ़ा था कि जो 16 मई है उस दिन रिजल्ट घोषित होंगे 16वीं लोकसभा के। 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के रिजल्ट घोषित होंगे। अच्छा। और जो शपथ था वो लगभग 8 से 10 दिन के बाद था, 26 मई था। ठीक है, अगर मुझे याद आ रहा है तो। तो उन श्रीमान जी ने मेरे से पूछा कल का विषय दुनिया, तो फिर मेरे तुरंत एकदम वो शायद मुझे यही जानना चाह रहे थे। तो मैं बोला कि सर शायद अगर आप मैं सही जा रहा हूं तो जो कल 16 मई है तो उस दिन 16वीं लोकसभा के जो है रिजल्ट आएंगे। तो वो श्रीमान जी का अगला प्रश्न उसके साथ जुड़ गया, बोले कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कि किसकी सरकार बनेगी? अच्छा। तो मैं थोड़ा सा सहम गया। क्योंकि देखिए जब भी आपको इस तरह का प्रश्न वैसे जनरली कम होते, पर अगर इस तरह से कोई प्रश्न अटक जाए तो कभी भी आप ये मान के चलिए कि आप या आपका परिवार जिस भी आपका जो स्नेह किसी पार्टी की तरफ है तो उससे थोड़ा बचिए। आप पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर के रिप्लाई करिए, जो फैक्चुअल आंसर है वो करिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट में शामिल होने जा रहे हैं। या तो आप प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट ना होकर के पॉलिटिकली न्यूट्रल रहिए। जी। तो मेरा जो उत्तर था, मेरा उत्तर ये था कि श्रीमान क्षमा कीजिएगा, इस प्रश्न का तो उत्तर मेरे पास नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको और मुझे कल शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। इस उत्तर के लिए तो तालियां होनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा आंसर इन्होंने दिया कि तो जी मतलब अपने आप को बचा लिया और आंसर भी दे दिया। जी। तो मान के चलिए कि वो जो सामने जो बैठे हुए थे 5 लोग थे वो, तो सब लोग बिल्कुल हंसने लग गए, ठहाका लाने लग गए कि वो शायद ये सोच रहे थे कि हम इसको कहीं ना कहीं सीधे रिप्लाई कर देगा कि ये पार्टी जीतने वाली है। जी। तो उस तरह का उत्तर देने के बाद जो थे उसके बाद उनके फिर आंसर वो क्वेश्चन जो है लगभग खत्म हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको मौका मिले तो अपने होम टाउन को छोड़कर आप कौन से स्टेट में जाना चाहेंगे? तो आपने क्या कहा था? तो मैंने कहा कि सर मुझे मतलब जो है साउथ दिल्ली के बारे में, साउथ भारत के बारे में, दक्षिणी भारत के बारे में मतलब मुझे विशेष रुचि है कि वहां के जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको पहचानूं, जानूं।
तो फिर मैंने जाना था, और शायद ये मेरे जो शब्द थे उनके साथ जुड़ गए थे, तो इसीलिए मुझे जो मेरा जो पहली पोस्टिंग थी वो मुझे चेन्नई में मिली थी। दोस्तों ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनरली ऐसा होता है या नहीं होता नहीं पता है, आपकी जिस तरह से स्नेह होता है, जहाँ पे आपकी रुचि होती है, अगर ऐसा जगह मिल भी सकता है आपको, हो सकता है उन्होंने स्पेशल रिकमेंडेशन किया इंटरव्यू के बाद, लेकिन ऐसा हुआ है। जैसे कि मेरी रुचि थी नॉर्थ ईस्ट में, कि मैं नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जाऊँ मैं कभी, तो ऐसा मुझसे इंटरव्यू में पूछा भी नहीं गया, लेकिन मेरी रुचि थी कि मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊँ, मुझे नॉर्थ ईस्ट ही मिला और मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा इतने दिनों तक। फिर क्या हुआ सर? तो बस उन्होंने जब मुझसे प्रश्न किया था तो उसके बाद इंटरव्यू लगभग खत्म हो चुका था। बोले कि धन्यवाद विजय जी, और लगभग जो मेरा इंटरव्यू का समय जो था लगभग इंटरव्यू का जो समय था, लगभग बता रहा हूं, मैंने जो घड़ी के हिसाब से देखा था, लगभग 20 मिनट के करीब चला था, 20 से 22 मिनट के करीब चला था। जैसा इंटरव्यू आप बता रहे हैं बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था आपका, मतलब बहुत ही अच्छा इंटरव्यू कहा जा सकता है इसको। अब विजय सर से मैं जानना चाहूंगा कि जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्राइमरी टीचर्स के लिए, जी, अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन के अलग मार्क्स है, इंटरव्यू के अलग मार्क्स है, जी बिल्कुल, तो वो डेमो के लिए क्या चैप्टर लें, कौन सा चैप्टर लें, किस विषय से, ईवीएस से ले, मैथ से ले, हिंदी से ले, इंग्लिश से ले, कैसे होना चाहिए वो? देखिए मैं आपको बता दूं कि हर जो बच्चा है हमारा, एस्पिरेंट है हमारा, तो मान के चलिए कि उसका कोई ना कोई विषय ऐसा होगा जिसमें उसकी विशेष रुचि होगी, तो उस विशेष रुचि को वो अपना एक हथियार बना ले। अच्छा, क्योंकि जब आप अपनी पढ़ी हुई चीज को दोबारा पढ़ाते हैं, तिबारा पढ़ाते हैं, तो उस पर थोड़ी सी कमांड ज्यादा हो जाती है आपकी। तो मान के चलिए कि देखिए सामने जो इंटरव्यू वाले बैठे हैं उन्हें तो नहीं पता है कि आपने उस विषय के लिए कितनी तैयारी करी होगी, ठीक है, बट कम से कम आपके पास इतना समय रहना चाहिए कि आप कम से कम कुछ पोएम्स और जो सीबीएसई एनसीईआरटी में जो बुक्स है उसको अच्छे से पढ़ ले। आजकल तो बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी जो पूरी किताब को ही पढ़ा रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि आप सभी सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर जरूर तैयार करके बिल्कुल जाइए, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल, हिंदी, इंग्लिश और जो ईवीएस और मैथ से गणित, एक एक चैप्टर जरूर तैयार कर, क्योंकि आपको कोई भी सब्जेक्ट दिया जा सकता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक आप एक प्राथमिक शिक्षक हैं तो आपकी हर जो सत्र चेंज होगा, आपके जो विषय हैं वो अंतराल पे चेंज होते रहेंगे। इस बार तुम ईवीएस पढ़ाओगे, तुम इस बार मैथ पढ़ाओगे, इस बार हिंदी पढ़ाओगे, तो और पोएम भी आप जरूर याद करके जाएं, और उस हाव भाव के साथ, बिल्कुल हाव भाव के एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं, मान के चलिए आप सुन लीजिए, आप सुन रहे हैं ना, हाव भाव के एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें कॉलम भी होते हैं। क्योंकि अब जैसे हम अब संगठन के साथ जुड़ गए हैं तो हमारे तो सर भी बैठते हैं, जो कंट्रेक्चुअल के इंटरव्यू होते थे वहां पे गुवाहाटी में बैठते थे, सर बैठते थे, तो जो उसमें जो रूब्रिक्स होते हैं, रूब्रिक्स जो होते हैं, जो इंटरव्यू के पैनल के मार्क्स बनाए जाते हैं, उसमें प्रेजेंटेशन का एक होता है, बिल्कुल, प्रेजेंटेशन का कैसे आप कितना प्रेजेंट कर पाते हैं जी, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और थोड़ी बहुत बताइए ताकि अच्छा डेमो कर पाए विद्यार्थी जो हमारे देखिए अच्छा डेमो तो उस दिन पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम तैयारी बहुत कर लेते हैं तो कभी कभी और कॉन्फिडेंस ही आना चाहिए बच्चे के अंदर। ओवर कॉन्फिडेंस में आवाज आप कितनी ऊंची ना हो जाए कि ये लगे कि आप डांट रहे हैं, और इतनी नीची ना हो जाए कि लगे कि आप सहम गए हैं, डरे हुए हैं। एक मध्यम आवाज में बोले। और एक छोटी सी और बताता हूं कि जैसे ही आप उस कक्ष में प्रवेश करें, हो सकता है वो किसी क्लासरूम को भी हो सकता है, हो सकता है वो कोई सामुदायिक कल्चरल भवन भी हो सकता है, तो आप मान के चलिए कि जैसे ही आप जाएं तो एक बिल्कुल सरसरी नजर से उस रूम को भी ऑब्जर्व जरूर करें। ये बहुत बड़ी पॉइंट है जो अभी तक किसी ने शेयर नहीं की, अभी सर ने शेयर किया है कि आप जहां जा रहे हैं उस रूम को शेयर करिए, उसके एनवायरनमेंट को आप एकदम देखते हुए, सजगता से देखते हुए जाइए कि किसका पोस्टर लगा हुआ है, कौन सा कोट लिखा हुआ है, कितने पोस्टर लगे हुए, इसको आपको देखना चाहिए। बिल्कुल आप कहना चाह रहे हैं कि यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि केवीएस से जुड़ने से पहले मैं मास कॉम का स्टूडेंट रहा था। अच्छा। तो मास कॉम कंप्लीट नहीं कर पाया था तो मैंने केवीएस ज्वाइन कर लिया था। पिताजी ने बोला कि भाई केवीएस ज्वाइन, तो मेरा मास कॉम जो दिल्ली विश्वविद्यालय से था, तो उसमें परीक्षा के बाद इंटरव्यू होता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कला संकाय में जब मेरा पे इंटरव्यू था, तो वहां पे एक बहुत बड़ी एक तस्वीर थी, पेंटिंग थी टैगोर साहब की। तो वहीं पे मेरे को इंगित करके बोले कि क्या आप इनको जानते हो? मैंने कहा सर ये तो एक महापुरुष हैं, तो इनको तो सभी जानते हैं। तो उन्होंने मेरे से 5 उसके बारे में सेंटेंस पूछे थे। अच्छा। तो मान के चलिए कि आप जिस कक्ष में बैठे हैं इंटरव्यू के टाइम पे, हो सकता है कि आपके आने से पहले जो वहां पे जो महानुभाव बैठे होंगे उन्होंने वो रूम ऑब्जर्व कर लिया होगा, तो कुछ क्वेश्चंस आपके उस पर्टिकुलर रूम से भी बन सकता है।
ऐसा मेरे साथ हुआ था कि पर इंटरव्यू में नहीं हुआ था कि मैं एक बार गया था एक प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए, तो वो टैगोर और विवेकानंद का वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था, श्री, तो दोनों महापुरुषों का पोस्टर लगा हुआ था। तो सर ने पूछा मुझसे कि बताओ दोनों किस किस चीज़ के प्रतीक हैं। अब मैंने सोचा दोनों किस किस के प्रतीक हैं, ऐसे अचानक से पूछ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, गुवाहाटी में जहाज सर थे तो ठीक ठीक ठीक, उन्होंने पूछ दिया। तो अब बीच में फिर गांधी जी का पोस्टर लगा हुआ था। अच्छा, तो मैंने कहा कि सर एक अंतर्राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं और एक राष्ट्रवाद के प्रतीक। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ज्वाइन करने गया था तब तो बड़ा खुश हुए थे कि अच्छा चलो उसने ध्यान दिया है जी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो कुछ चीजें गुजरे आपके साथ तो सजगता से आप देखें उसको और उस पर ध्यान दें। देखिए, और जो आपने बताई ना एक बात कि उस रूम को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद कम से कम बस आप बता सकें, हर बात को भी आप आंसर कर पाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाँ। तो मान के चलिए हर बात को भी आप आंसर करें, अगर वो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इसको मैं नहीं दे पाऊंगा जवाब। सिंपल आप शब्दों में बताइए, और आपका इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश में होगा, ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा जिस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। बिल्कुल, हिंदी में भी इंटरव्यू चलते हैं और इंग्लिश में भी चलते हैं, और दोनों ही जो शिक्षक हैं वो आज दोनों ही शिक्षक कार्यरत हैं। दोस्तों आज आपने विजय सर के साथ जो बातचीत की उसमें बहुत कुछ सीख लिया होगा, बहुत सारी नई नई बातें सर ने बताई जो आप नोट डाउन करिएगा, और सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी क्वेरीज को भी ये सॉल्व करते रहेंगे। सर जाते जाते 2 शब्द उत्साहवर्धन के लिए इनको थोड़ा बता के जाइए ताकि ये उत्साहित रहें और हम फिर इस परिचर्चा को अभी समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। सर देखिए, बहुत बहुत आशीर्वाद कहूंगा मैं, फिर मेरे छोटे भाई बहन ही हैं यहाँ पर, और जो केवीएस परिवार है बहुत एक बड़ा परिवार है जिसमें आपको मल्टी पर्सनैलिटी आप बन जाते हैं, एक साथ कई काम आप सीख जाते हैं। ये केवीएस में संभव हो पाता, शायद कोई भारत में कोई ऐसी संगठन नहीं है जिसमें जो व्यक्ति है इतना मल्टी पर्पजली काम कर सके। तो सभी जो मेरे भाई बहन है छोटे, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, आपको पता ही लग गया होगा कि आंसर के आने के बाद आपके कितने अंक बन रहे हैं, कहां पर आप कौन से स्तर पर आप आ रहे हैं। तो मेन जो अब आपके पास सामने है, एक जो छोटा सा है आपके सामने कि आपको इंटरव्यू बहुत अच्छे से करना है, और कोई समस्या होगी तो आगे विवेक जी से मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि जो हो गया सो तो हो ही गया, जो होना है वो होगा ही। आप सहज रहिए, खुश रहिए और आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दीजिएगा। हम मिलते रहेंगे नए नए टीचर्स के साथ या जूम मीटिंग पर या उनको स्टूडियो में बुला करके। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।